नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। आने वाले 3 व 4 दिसंबर को होने वाली एस्टेट परीक्षा में 3,05,717 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। यह कहना था हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव का। उन्होंने बताया कि एस्टेट परीक्षा प्रदेश के 504 परीक्षा केंद्रों पर 172 उड़न दस्तों की निगरानी में होगी। वहीं परीक्षार्थियों को करीबन 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। शुक्रवार को बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के लेवल 1, 2 व 3 का आयोजन 3 व 4 दिसंबर को प्रदेश भर में करवाया जा रहा है तथा सभी परीक्षार्थियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट एस्टेट परीक्षा के लिए अलॉट किए गए हैं। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.organization.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इन परीक्षाओं में कुल 3,05,717 परीक्षार्थियों में से 2,18,033 महिलाएं व 87,678 पुरुष अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा 3 दिसंबर को सायकालीन सत्र में 3 बजे से 5:30 तक होगी। वह टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा 4 दिसंबर को प्रातःकालीन सत्र में 10 बजे से 12:30 तक होगी तथा पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा सायकालीन सत्र में 3 बजे से 5:30 तक आयोजित होगी। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि एस्टेट परीक्षा के पारदर्शी आयोजन को लेकर 142 प्रभावशाली उड़न दस्तों का गठन किया गया है तथा परीक्षा केंद्रों के नजदीक धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय पर हाईटेक तरीके से मॉनिटरिंग के लिए 44 एलसीडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं। जैसे आपको मालूम है कि 3 और 4 दिसंबर को एस्टेट की परीक्षाएं आयोजित करवाना निश्चित की हो गया है और इसमें 3 लेवल की परीक्षाएं होंगी। तो इसके अंदर कुल मिलाकर 3,05,717 कैंडिडेट्स जो है भाग लेंगे, जिनमें से 2,18,033 महिलाएं हैं और 87,678 पुरुष हैं। वह 6 ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं और इसके लिए पूरे प्रदेश में 504 परीक्षा केंद्रों में स्थापना हुई है। 3 दिसंबर को शनिवार को 3 से 5 बजे तक सायकालीन समय में लेवल 3 की परीक्षा होगी और उसके बाद इसमें 327 परीक्षा केंद्र रहेंगे और 95,493 जो कैंडिडेट्स हैं वो भाग लेंगे, जिसमें से 68,105 महिलाएं होंगी व 27,387 पुरुष होंगे व एक ट्रांसजेंडर शामिल होगा। उसके बाद 4 दिसंबर को रविवार को 10 से 12 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा होगी और जिसमें 504 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। उसमें 1,49,430 अभ्यर्थियों में से 1,07,040 महिलाएं कैंडिडेट्स होंगी वह 42,387 पुरुष होंगे और 3 ट्रांसजेंडर होंगे। और उसी दिन सायकालीन सत्र में 3 से 5 बजे तक लेवल 1 जिसे आप कहते हैं पीआरटी की परीक्षा होगी। उसमें 215 परीक्षा केंद्र होंगे और 60,794 कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेशन करेंगे, जिसमें से 42,888 महिलाएं हैं और 17,904 पुरुष होंगे वह 2 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे और 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना उनका अनिवार्य है। सबसे पहले उनकी एडमिट कार्ड को देखते हुए उनको प्रवेश दिया जाएगा, फिर मेटल डिटेक्टर से उनकी तलाशी ली जाएगी, फिर उनका आइरिश बायोमेट्रिक होगा। इसके बाद एक बात मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा कि किसी भी अवस्था में केंद्र या विषय परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं होगी। सभी कैंडिडेट्स इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अपना एडमिट कार्ड और केंद्र कॉपी, सेंटर कॉपी व दूसरी कैंडिडेट कॉपी रंगीन फोटो के साथ लेकर आना उनका
आवश्यक होगा। पंजीकरण के समय अपलोड की गई रंगीन फोटो प्रवेश पत्र पर लगाकर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर लाना अनिवार्य होगा। अक्सर देखा जाता है कि कैंडिडेट्स फोटो अटैच करवा कर नहीं लाते हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना होगा इस बात का। और केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाएगा, जो वो स्वयं लेकर आएंगे। आवेदन करते समय पंजीकृत करवाया गया फोटो युक्त पहचान पत्र जो कैंडिडेट के प्रवेश पत्र वर्णित है, उसे मूल रूप में परीक्षा केंद्र पर पहचान के तौर पर लेकर आना होगा। और जो रंगीन प्रवेश पत्र के बिना किसी को अनुमति नहीं होगी, और जो फोटो है उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। अगर फोटो में किसी तरह की डिस्टॉर्शन या टेम्परिंग पाई जाएगी तो ऐसी केस में कैंडिडेट को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नेत्रहीन जो कैंडिडेट हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, उनको अगर किसी तरह के उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अगर वो लेखक लिखने में असमर्थ है और उन्हें लेखक की सुविधा लेना चाहते हैं, तो वो सीएमओ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लाएंगे। 2 पासपोर्ट साइज करवाने के बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी जो लेखक की शैक्षणिक योग्यता जो 12वीं से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो लेकर उसके जो डॉक्यूमेंट्स है लेकर, जो कैंडिडेट को क्या करना है, बोर्ड मुख्यालय में आना है और यहां से अप्रूवल लेना है बोर्ड से। साथियों का आज एस्टेट परीक्षा के संदर्भ में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पधारने पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और आशा करता हूं कि एस्टेट की इस परीक्षा में जैसा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार बहुत तन्मयता और तत्परता से काम कर रही है, तो मीडिया भी एक बड़ा न केवल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बल्कि हमारी तो बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि आपके थ्रू ही हम परीक्षार्थियों से डायरेक्ट मिल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी साथी भी 3 और 4 दिसंबर को होने वाली एस्टेट की परीक्षा में पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। इन्हीं अपेक्षा के साथ फिर एक बार धन्यवाद। भिवानी में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना का कार्य 27 नवंबर को होगा। इस कार्य के लिए जिला भिवानी के सभी मतदान केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में एसडीएम संदीप अग्रवाल ने विस्तृत जानकारी दी। भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि खंड भिवानी के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में होगी तथा मतगणना 27 नवंबर को प्रातः 8 बजे से शुरू होकर संपन्न होने तक चलेगी। जिला परिषद की मतगणना के लिए भिवानी खंड में 259 बूथ हैं, जिन पर 19 राउंड में काउंटिंग करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मतगणना कार्य को पूरी निष्पक्षता से संपन्न करवाने के मद्देनजर मतगणना केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक मतगणना टेबल पर पर्याप्त मतगणना कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। उनसे पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी तथा मतगणना केंद्र में माइक व्यवस्था, मतगणना केंद्र के अंदर व बाहर दोनों जगह मतगणना डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को सबसे पहले जिला परिषद सदस्यों की मतगणना संपन्न करवाई जाएगी। इसके पश्चात पंचायत समिति के सदस्यों की मतगणना करवाई जाएगी। जिन वार्डों की मतगणना होगी उन्हीं के उम्मीदवार को मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा। परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना 27 तारीख को ब्लॉक भिवानी की काउंटिंग हॉल नंबर 1 एजुकेशन बोर्ड में करवाई जाएगी, जो कि सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। पहले इसमें जिला परिषद की काउंटिंग होगी जो सुबह 8 बजे से होगी। तो सभी उम्मीदवार व उनके काउंटिंग एजेंट से अनुरोध है कि सुबह 8 बजे काउंटिंग के समय केवल जिला परिषद और के उम्मीदवार व उनके काउंटिंग एजेंट ही आए। पंचायत समिति की काउंटिंग है जिला परिषद के बाद होगी, जो कि लगभग 12 बजे के बाद ही आरंभ होगी। तो पंचायत समिति के उम्मीदवार व उनके काउंटिंग एजेंट की जो एंट्री है वो 12 बजे के बाद ही आरंभ होगी। तो सभी उम्मीदवार व उनके काउंटिंग एजेंट से अनुरोध है कि जिला परिषद वाले जो भी हैं वो 12 बजे के बाद ही आए, जब भी उनके उसी के बाद उनको काउंटिंग हॉल में प्रवेश दिया जाएगा।
स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ CBLU के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल द्वारा किया गया, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर लोकतंत्र को जीवन मंत्र बताते हुए अपना विस्तृत व्याख्यान दिया। वैश्य महाविद्यालय भिवानी व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद उच्चतर शिक्षा विभाग भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व सामाजिक उद्यमिता स्वच्छता ग्रामीण सहभागिता प्रकोष्ठ के अंतर्गत भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, डॉक्टर पवन बुवानीवाला उपाध्यक्ष वैश्य महाविद्यालय प्रबंधक, सुरेश गुप्ता महासचिव वैश्य महाविद्यालय प्रबंधक समिति, विजय किशन ट्रस्टी वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट, स्वपोषित विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग सहित अनेकों गणमान्य लोगों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि समर्पित कर किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी ने संविधान के प्रति निष्ठा भाव जागृत करने के लिए सभागार में उपस्थित सदस्यों को संविधान की शपथ दिलाने के पश्चात अपने वक्तव्य में कहा कि भारत में लोकतंत्र जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। लोकतंत्र एक संस्कार है, जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र की आत्मा है, जो अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। लोकतंत्र में समय समय पर व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी भारत लोकतंत्र की जननी है। वाइस चांसलर सर प्रोफेसर आर.के. मित्तल अवार्ड है। ऑल्सो सुरेश गुप्ता सर, सेक्रेटरी ऑफ वैश्य कॉलेज भिवानी। चुपचाप बैठते नहीं, थोड़ा शोर से होना चाहिए। हमारे अतिथियों का स्वागत तालियों के जोर से होना चाहिए। Now I would like to request Pawan Kaushik sir and Pawan Gupta sir to welcome Ajay Tawar sir with. I would like to request Dr. Promila ma'am and Pawan Gupta sir to welcome Ajay Tawar sir with a garland of flowers. है भारत में, और वो कोई भी हो, वो सब यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो अभी भारत छठा आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, आने वाले समय में वो जल्दी से तीसरा दूसरा देश बन जाएगा। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी लगभग $3 ट्रिलियन के करीब है, वो आने वाले 2025 तक आगे फिर वो $10 ट्रिलियन हो जाए और ऐसे बहुत फास्ट गति से बढ़ती रहे। ऐसे ऐसे एस्टीमेट दिए जा रहे हैं और ये भारत को आज एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो मुझे इस थीम पर यदि आप देखें तो भारत में डेमोक्रेसी अब जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हरियाणा में भी और राखी गढ़ी और जो आसपास के जो एग्जिबिशन हुई हिस्टोरिकल, भारत की डेमोक्रेसी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण देखने को मिलता था, यहाँ पर लोगों को आपस में बैठकर समस्याओं को हल करने का मौका मिलता था। गांव जो थे वो बहुत ही एक कहा जाए कि सेल्फ रिलायंट कंट्री, अपने आप में आत्मनिर्भर थे, सेल्फ रिलायंट, और अपनी प्रॉब्लम को वो अपने हिसाब से देखते थे। 30-35 साल तो पहले मैंने भी देखा कि अपने गांव में हमारे यहाँ छोटी सी सभाएं होती थी और सारे के सारे जो मुकदमे और जो लड़ाई झगड़े ये सारे के सारे अपने आप ही उनको सॉल्व बैठकर कर लेते थे। तो भारत में एक ऐसी परंपरा 7000 या जितने भी हिस्टोरिकल कहें, एक बहुत इस अवसर पर सभी भारतवासियों को और सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। और उसी अवसर पर आज वैश्य कॉलेज भिवानी और
महात्मा गांधी रूरल एजुकेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस विषय पर आज एक इसका वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में जाने माने जो पॉलिटिकल साइंस के और कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं वो भाग ले रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वास्तव में सब कॉन्स्टिट्यूशन की माँ है, मदर है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वो सबको साथ लेने वाली है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण की रक्षा करने वाली है। भारतीय जो संस्कृति है वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है। भारतीय संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। ऐसी जो भारत की संस्कृति हो, ऐसे जिसके मूल्य हो, उसके आधार पर वास्तव में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, उसमें ये सारे मूल्य रखे गए। और इसी के आधार पर जिसकी नींव इतनी सुदृढ़ हो, तो वो वास्तव में मैं कहूँगा कि वो मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है इंडिया। और आज हमें इन जहाँ पर भी इनमें कहीं कमजोरियाँ देखने को मिलती हैं उनको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। विशेषकर युवा शक्ति जो 37 करोड़ से भी ज़्यादा है, उन युवाओं को आज स्किल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से स्किल करने की ज़रूरत है ताकि रोज़गार युक्त हो। और उनका जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय संस्कृति हैं, मूल्य हैं, उनसे उनको अवगत करा कर रखने की है। कोई भी किसी प्रकार का स्पेशल डे होता है कंट्री का, उस ओकेजन को ज़रूर सेलिब्रेट करता है। आपको पता है कि 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे है और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आज यहाँ एक सेमिनार किया गया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आ रहे हैं और वो लोग डेमोक्रेसी, मदर द डेमोक्रेसी इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में ये जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सिर्फ 2 कंट्री का नाम आता है, या तो इंडिया का या अमेरिका का। फुलेस्ट डेमोक्रेटिक राइट दिए गए हैं। आज हिंदुस्तान में कोई आदमी सड़क पे खड़ा होकर यदि उसको कोई ठीक बात नहीं लगती, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से बात पूछे या मेरे से पूछे, आपसे पूछे, उसका पूरा अधिकार है। ऐसा मार्शल लॉ लागू नहीं है जैसे पाकिस्तान में आप ये नहीं कर सकते, बांग्लादेश में नहीं कर सकते, कोरियन कंट्रीज में नहीं कर सकते, चाइना में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के ऊपर जो प्रोग्राम होना है उसकी पूर्व संध्या पर आज एनएसएस और एससीसी और आरईसी सेल द्वारा ये एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारा कोलैबोरेशन है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो दिल्ली से हमारे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड है, उनके साथ मिलकर हम एक दिन की वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से वीसी साहब हमारे जो CBLU के हैं वो मुख्य अतिथि होंगे। मैनेजमेंट से हमारे उपाध्यक्ष श्री पवन बानेवाला जी, श्री सुरेश गुप्ता जी व अन्य अतिथिगण यहाँ पर पधारे हैं। क्योंकि जैसा कि पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब हमारे देश का कोई भी संविधान नहीं था, तो एक कमेटी बनाई गई जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में वो कमेटी बनाई गई और उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया और उसी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लोकतंत्र की जननी है, इस विषय पर आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने भारत को 90वें स्थान पर रखा है संविधान की दृष्टि से, जबकि भारत का संविधान अपने लचीलेपन और विविधता के कारण विश्व में प्रमुख है और प्रमुख रहेगा, क्योंकि उस सूची में जिनको शीर्ष स्थान पर रखा गया है वहाँ के राजकुमार राजकुमारियों को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह तक करने की स्वीकृति नहीं है। इसके लिए उनको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो प्रमुख देह है वो भी राजा या रानी ही होंगे और ऐसे संविधान को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना बिल्कुल अनैतिक है, अनुचित है। इसलिए इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए भारतीय संविधान को आयोजित करने की आवश्यकता पड़ी और ये समझाने का और ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारत नंबर 1 पर है, रहेगा और इस पर हमें गर्व है और गर्व रहेगा। समापन 25 नवंबर को हो गया। इस भर्ती रैली में 4 जिलों से करीबन 31,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 16,000 कैंडिडेट्स भर्ती रैली में पहुंचे और जिनमें से 2,500 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया।
इस बारे में एसडीएम संदीप अग्रवाल ने विस्तृत जानकारी भी दी। भिवानी के स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती रैली का शुक्रवार को समापन किया गया। वहीं जब इस बारे में एसडीएम संदीप अग्रवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अग्निवीर सेना भर्ती रैली का सफल रूप से संचालन आज संपन्न किया गया। अग्निवीर सेना भर्ती रैली में 4 जिलों से 31,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जिसमें से 16,000 कैंडिडेट्स भर्ती रैली में पहुंचे तथा उन 16,000 कैंडिडेट्स में से 6,000 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए भेजा गया, जिसको 2500 कैंडिडेट्स द्वारा क्वालिफाई किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के कुछ खास पॉइंट्स हैं उन्हें हिसार व जयपुर भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने सभी कैंडिडेट्स को रैली में चयनित होने पर बधाइयां दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जो भिवानी में आयोजित थी, जिसमें 4 जिले थे, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, जो 12 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 25 तारीख को आज कंक्लूड हुई है। इसमें लगभग 31,000 बच्चों के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और लगभग 16,000 बच्चे इसमें अपीयर्ड हुए और 16,000 में से अप्रॉक्सीमेट 6,000 बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं आफ्टर रनिंग वगैरह के लिए, जो फिजिकली टेस्ट के बाद 6,000 बच्चे मेडिकल के लिए भेजे गए और जिसमें से लगभग 2500 बच्चे मेडिकली क्वालिफाइड हो गए फर्दर जो उनका रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह है, और बाकी जो बच्चे हैं जिनमें कोई पॉइंट्स हैं उनको रेफ़र कर दिया गया है हिसार या जयपुर में। तो ये सारी अभी प्रक्रिया है और बहुत बढ़िया सारा अरेंजमेंट रहा, सभी बच्चे बहुत खुश रहे और एक अच्छी सफल रैली आयोजित हुई है जिसमें सभी का योगदान है। सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सभी कैंडिडेट्स, और यही मेरी बेस्ट विशेष है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो। जिला उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तोशाम रोड स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में ज़रूरतमंद महिलाओं को सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान की जा रही हैं। यहाँ हेल्पलाइन नंबर 181 के साथ मिलकर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। शुक्रवार को सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक अंजू बाला ने सेंटर द्वारा हाल ही में छेड़छाड़ की एक शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 21 नवंबर को एक महिला ने सखी वन स्टॉप सेंटर भिवानी में आकर शिकायत दी थी कि उसकी बेटी भिवानी के एक विद्यालय में पढ़ती है तथा विद्यालय की छुट्टी होते ही 2 अनजान व्यक्ति स्कूटी पर उसकी लड़की का पीछा करते हैं, जिसकी वजह से लड़की मानसिक रूप से परेशान रहती है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर व दुर्गा शक्ति ने संयुक्त रूप से विद्यालय की छुट्टी होते ही लड़की के पीछे पीछे चलने वाले अनजान व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वन स्टॉप सेंटर की इस तत्परता कार्रवाई से अब लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के साथ मिलकर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे में आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर भिवानी की इंचार्ज अंजू बाला हूँ। हमें 21/11/2022 को एक शिकायत मिली थी जिसमें एक महिला ने बताया कि उसकी बेटी 10वीं 11वीं कक्षा में एक भिवानी के स्कूल में पढ़ती है और स्कूल की छुट्टी होते ही 2 अनजान व्यक्ति 33-34 साल है जिनकी उम्र स्कूटी पर उनका पीछा करते हैं। तो उसकी बेटी इस बात से बहुत परेशान हो चुकी है। अगले दिन हमने दुर्गा शक्ति के साथ एक टीम बनाई और लड़की के बताए अनुसार उसके पीछे पीछे चलकर उन दोनों को पकड़कर बीटीएम चौकी में सौंप दिया। रेलवे फाटक हमारी सुरक्षा के लिए बना हुआ है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम फाटक बंद होते समय अपना वाहन और तेज कर देते हैं तो कोई ना कोई घटना हो ही जाती है। ऐसा ही हुआ स्थानीय लोहारू फाटक पर, जब इसके बंद होते समय एक अज्ञात वाहन ने इसे टक्कर मारकर तोड़ दिया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। शुक्रवार को लोहारू फाटक बंद होने के बाद भी अज्ञात वाहन द्वारा फाटक को टक्कर मार दी गई। वहीं गेटकीपर द्वारा वाहन को बहुत बार रोका गया लेकिन वो नहीं रुका तथा वारदात को अंजाम देने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं इंस्पेक्टर रोहिताश काटवा ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल थाना भिवानी में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है तथा जल्द ही रिक्शा ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की जाँच ASI प्रवीण कुमार द्वारा की जा रही है। भिवानी शहर में स्थित लोहारू फाटक को, जो कि मालगाड़ी के लिए बंद था, एक ई रिक्शा चालक ने लापरवाही चलाते हुए टक्कर मारकर तोड़ दिया, जिसकी सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल थाना भिवानी से ASI प्रवीण कुमार ने मौके की कार्रवाई करी। ई रिक्शा जो कि मौके पर खड़ा था उसको जब्त किया। चालक फरार है जिसकी तलाश जारी है, जिसके संबंध में
आरपीएफ थाने में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश जारी है। मैं आम जन से अपील करना चाहता हूँ कि बंद फाटक को पार न करें, फाटक का खुलने का वेट करें, खुलने के बाद ही फाटक को पार करें, इससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो मान लो कोई फाटक पार करता है या ये नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका कितना क्या दंड मिलता है अपराधी को? इस तरह बंद फाटक को टक्कर मारकर तोड़ने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।